ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। कल तक हमने एक पढ़ लिया था मैदान, अभी प्रायद्वीपीय पठार है। म्यूट कर दो सारे। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज जैसा होता है ना, टेबल जैसे, इस तरह से है। ठीक है, और ये किससे बना है? क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। हेलो। तो जो टेबल की तरह है ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और किससे बना है? आग्नेय शैलों, कायांतरित शैलों, इनसे बना है। क्रिस्टलीय जो है वो आग्नेय शैल का ही और इसका ही जैसा होता है। क्रिस्टलीय शैल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बनते हैं बड़े बड़े। ये कब बना था, कैसे बना था? ये गोंडवाना भूमि के पहले क्या था, पूरा जो पृथ्वी था, जो स्थल था, वो एक हिस्सा, एक ही स्थल मंडल था। इसको क्या बोलते थे पहले? पेंजिया बोलते थे। ठीक है, पेंजिया बोलते थे इसको। पूरा स्थल मंडल एक ही, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, इसका नाम था पेंजिया। ये पेंजिया जो टर्शरी पीरियड में, टर्शरी में टूट गया, टर्शरी पे टूटने लगा, और गोंडवाना यहाँ से, ये हिस्सा जो हो गया आपका लॉरेंशिया हो गया, और ये गोंडवाना हो गया। गोंडवाना टूट के अलग हो गया है, और ये अलग हो गया। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बन गया, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सब बन गया। ठीक है, तो ये जब गोंडवाना टूटा, तो इसके बाद ही ये प्रायद्वीपीय पठार का जो अभी का रूप है वो आने लग गया। पठार पहले ही बन गया था। ठीक है, पठार क्षेत्र जो था वो पहले ही बन गया था, लेकिन क्या हुआ, क्रिटेशियस पीरियड के बाद जब गोंडवाना टूटा टर्शियरी पीरियड में, तो यहाँ बहुत ज्यादा ज्वालामुखीय प्रक्रिया वो हुआ, वहाँ पे विस्फोट होने लगे। ठीक है, जब क्या कहते हैं, इस पे अगर देखें, जब ठीक है, यहाँ से मान लीजिए पूरा पेंजिया था, तो पेंजिया से ये गोंडवाना टूट गया। ठीक है, गोंडवाना टूट के अलग हो गया, और ये अलग हो गया। तो ये जो हिस्सा था ये टूट के इस तरह चलने लगा। फिर इसमें से भारत अलग टूटा और ऑस्ट्रेलिया अलग टूटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया, भारत इधर चल रहा था। जब भारत इस दिशा में चल रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र था। इस समुद्र को क्या बोलते थे? तैथी सागर बोलते थे, तैथी सागर। ठीक है, बहुत बड़ा महासागर था, उसका नाम था तैथी सागर। तो ये तैथी सागर के ऊपर से ही बह रहा था। जब ये यहाँ चल तैर रहा था इसके ऊपर से, तो यहाँ बहुत सारी ज्वालामुखी एक्टिविटी हुई, ज्वालामुखी, जिसकी वजह से जो प्रायद्वीपीय पठार जो सारे थे वहाँ बहुत ज्वालामुखी विस्फोट हुए। छोटा नागपुर का पठार हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक का पठार वो हो गया पठार। यहाँ पे सारा जो जमीन भूमि बनी वो इन ज्वालामुखियों के कारण बनी, इन्हीं से जो मैग्मा और लावा निकला इसी से बना। और जब तक ये भारत अपनी स्थिति में आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तब तक उसके यहाँ पे आने के बाद हिमालय बना है। ठीक है, तो ये पठार पहले ही बन चुका था। पठार पे जो मिट्टी है, जो शैल है, वो कब अभी के रूप कब मिला उसको? जब वो टर्शियरी पीरियड में टूट के अलग हुई। ठीक है ना? आपका अगर मैं टाइम स्केल बताऊं तो पठार तो जैसे कि ये पहला हमारा था हेडेन वाला, या आर्कियन है, ये प्रोटेरोजोइक है, फेनेरोजोइक है। ठीक है, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार था वो इस एरा में बन चुका था। ठीक है, लेकिन टूटना कब शुरू हुआ? टूटना शुरू हुआ इस समय में, सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, और यहाँ पे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुए, और इसकी वजह से ही जो आज हमें जो दिखाई देता है प्रायद्वीपीय पठार को, जो अभी का हिस्सा वो है, वो बना। ठीक है, तो ये क्यों बना? गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। ठीक है, यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में क्या चीजें हैं? चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां हैं। गोलाकार पहाड़ियां होते हैं ना, जैसे कि जो लावा से बन जाती हैं। ठीक है, उस तरीके से बनी हुई सारी, तो गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस पठार के जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका, ये जो प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इसके दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि दो भाग हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में अगर जाओगे आप, जैसे कि अगर मैं पठार यहाँ ये मैप बना दे,
ठीक है। तो पठार तो आपका ऐसा नहीं है कि पूरा इकट्ठा रेगुलर नहीं है, कहीं टूटा टाटा भी है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, और तापी नदी बह रही है, तो यहाँ कुछ टूट गया है, फिर इधर से है, ठीक है, कुछ यहाँ से है। फिर अगर देखोगे तो ये आपका यहाँ पे मेघालय में भी कुछ पठार है, इसी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये एकदम रेगुलर नहीं है, यहाँ रेगुलर है। यहाँ पे इसके दो भाग हैं, यहाँ पे इसके दो भाग है, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि, ठीक है, मध्य उच्च भूमि। ये है दक्कन का पठार, ये है मध्य उच्च भूमि, और ये आपका मालवा है इधर, मालवा, मालवा का पठार, ठीक है, ये भी इसी का हिस्सा है, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किधर है? ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में है मालवा का पठार, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, विंध्य श्रृंखला जो है दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। अभी नीचे मैप दिया होगा तो अच्छे समझ में आएगा। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के विंध्य श्रृंखला जो है, विंध्य माउंटेन जो है, विंध्य पर्वत जो है, वो पश्चिम में राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? जो राजस्थान और विंध्यन क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियां हैं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, इस तरह बहती हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है और फिर यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है। और मैप इसमें नहीं दिया हुआ अलग से, ऊपर वाला ही मैप था मेन लग रहा है, ये रहा, ठीक है। तो देखो इसको, ये रहा। तो आपका ये जो है, ये जो डार्क वाला कलर है ना, ये सारा ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये आप देखोगे, ये दक्कन का पठार है ये, ठीक है, ये दक्कन का पठार है। फिर ये मध्य मध्य क्या बोलते हैं उसको, श्रृंखला, मध्य जो पठार है वो है ये, ठीक है। मध्य पठार में मालवा का पठार भी आता है, छोटा नागपुर का पठार भी आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी आता है, क्या बोलते हैं, मेघालय के पठार जो है, ये सब पठारी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। दक्कन का पठार, मध्य पठार और मेघालय का पठार। तो अब यहाँ देखोगे, जब आप इस वाले में दक्कन के पठार के उत्तर में जाओगे तो ये ताप्ती नदी है और ये नर्मदा नदी है। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी, पहाड़ की श्रेणी जो है बीच में है। सतपुड़ा ताप्ती और नर्मदा के, ताप्ती और नर्मदा के बीच में सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा है। और इसके उत्तर में जाओगे, नर्मदा के उत्तर में जाओगे तो यहाँ पे विंध्यान है, ये विंध्यान है, और ये सतपुड़ा है, ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है ना। विंध्यान नदी जो है यहाँ अरावली तक फैली हुई है, ये अरावली पहाड़ है, विंध्यान जो है यहाँ तक, यहाँ से लेकर और विंध्यान यहाँ तक, और ये कहाँ तक चला गया है आपका, ये आपका यहाँ तक चला गया, बिहार में रोहतास कैमूर तक गया हुआ है। विंध्यान टूट टूट के रोहतास कैमूर तक गया हुआ है लगभग, ठीक है। ये बहुत बड़ा पठार पहाड़ विंध्यान का हिस्सा है, ठीक है। ये जो चीज आप दिखा रहा है लाल लाइन, ये बता रहा इसको विंध्यान श्रेणी को, ये वाला। लेकिन ये इतना ही नहीं है विंध्यान, ये आगे भी है, ठीक है। और लगभग ये बिहार में कहाँ तक, रोहतास और कैमूर तक गया हुआ है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ, रोहतास की पहाड़ियाँ जो है वो इसी का हिस्सा है, विंध्यान श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत लंबा वो है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ से अरावली से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, नर्मदा के उत्तर से, नर्मदा के उत्तर से अरावली तक फैला हुआ है, नर्मदा के उत्तर से अरावली तक फैला हुआ है। यहाँ कई नदियाँ हैं, विंध्यान से निकलने वाली कई नदियाँ हैं। जैसे पहली है, सबसे मेन नदी है चंबल नदी, ठीक है। दूसरी है सिंधु, फिर केन, फिर बेतवा, ये सब कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिलती है, ठीक है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा यमुना में मिलती है। और यमुना नदी फिर इलाहाबाद में कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। समझ गए ना यहाँ से? तो ये सारा जो है, ये मध्य पठारी भाग हो गया, ये दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। ये दो मेन हिस्से हैं, मध्य पठार, दक्कन का पठार और मध्य पठारी हिस्सा, ठीक है। चला गया, इसी में था। उसके बाद क्या है,
ये देखो दक्षिण विंध्यन जो है दक्षिण में सतपुड़ा से और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में राजस्थान के बलुई पत्थरों में मिल जाता है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, जो उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ये ढाल को दर्शाती है कि ढाल किस तरफ है। ठीक है, जो नदियां बह रही है इस तरफ बह रही हैं तो ढाल इस तरफ है। ठीक है, फिर इसके बाद नदियां इधर बहती हैं। फिर इसके बाद जो भी नदियां हैं वो इधर बह रही हैं, जो कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी, गोदावरी, ये सब इस तरफ बह रही हैं। ये इधर बह रहा है, नर्मदा और ताप्ती इस तरफ बह रहा है, तो ये सब ढाल को बताता है। फिर गंगा इस तरफ बह रही है। ठीक है, फिर मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि जो हमने बताया ऊपर, वो पश्चिम में तो चौड़ी है लेकिन इधर जाके पूर्व में जाके संकीर्ण है, ऐसे है। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा था हमारा, यहाँ तो दक्कन का पठार था और ऊपर जो हिस्सा था वो मध्य उच्च भूमि थी। तो यहाँ दक्षिण में सॉरी पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण हो गई, पतली हो गई है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसी पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इसके और पूर्व में जाओगे तो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर की मेन नदियां कौन सी हैं? दामोदर और आपका क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ण रेखा, ये सब छोटा नागपुर के उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल, ये सब छोटा नागपुर की नदियां हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो मध्य जो भाग है वो बहुत विस्तृत है पूरे भारत में। ये आपका अरावली से लेकर, अरावली श्रेणियां यहाँ पे है, अरावली से लेकर फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, फिर यहाँ पे आपका आएगा क्या बोलते हैं उसको, छोटा नागपुर का पठार, ये सब इसी के हिस्से है। मध्य मध्य जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है सारा। ठीक है, फिर दक्षिण का जो पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्षिण में था ये वाला, ये त्रिभुजाकार है। इस जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये नर्मदा नदी इधर जाती है तो इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी है। उत्तर में जो चौड़ा आधार है इसका, यहाँ पे सतपुड़ा की श्रेणी है, ऐसे है ये एक मिनट। ऊपर वाला तो हो गया ना हमारा, अब नीचे वाला ये रहता है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ पठार है, जो दक्कन के पठार है, वो इस तरह से है। ठीक है, इस शेप में है, लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसे नहीं, ऐसे इस शेप में लगभग त्रिभुजाकार है। ये दक्कन का पठार है। ठीक है, और इसके उत्तर में अगर जाओगे तो इसके उत्तर में यहाँ नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, जो यहाँ जाके गिर जाती है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा, ये जो आधार है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ श्रेणियाँ है? सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला की पहाड़ी इसके पूर्वी विस्तार में है। ठीक है, ये आपकी सतपुड़ा है यहाँ पे। फिर इसका और इधर जाओगे तो महाकाल, महाकाल। फिर और इधर जाओगे तो यहाँ पे जो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे कैमूर के पठार है, कैमूर की श्रेणियाँ भी हैं। तो आप देखोगे तो विंध्यान की श्रेणियाँ और ये श्रेणी मिल जाती है आगे जाके, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। ठीक है, इस मैप में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। ठीक है, महादेव ये रहा, सतपुड़ा ये रहा, इसी का आगे का हिस्सा ये है आपका यहाँ पे कैमूर श्रेणियाँ। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कैमूर इस तरह से है। सतपुड़ा ये इसके चौड़े भाग के पास है सतपुड़ा, नर्मदा नदी के दक्षिण में है, नर्मदा नदी के
दक्षिण में सतपुड़ा है और उत्तर में विंध्यान है। ठीक है, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कैमूर, ये श्रेणियां इसका हिस्सा है दक्कन के पठार का। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, दक्षिण का पठार जो है ये जो हमारा ये दिखाया गया था, ठीक है, ये पश्चिम में तो ऊंचा है, पूर्व की तरफ कम ढाल वाला, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये इसकी ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और पूर्व में जो है कम ढाल वाला है। तो इस पे ज्यादातर नदियां जो बहती हैं वो इस तरह से बहती हैं, ठीक है, ढलान जो है वो इस तरह से है, यहाँ जो भी नदियां जाती है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस तरह से है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, मेघालय, जो मैंने पहले बताया था, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय काबी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है, जैसे ये आपका दक्षिण हो गया, ये मध्य हो गया, यहाँ पे मेघालय में भी थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेघालय की पहाड़ियाँ, काबी एंगलोंग पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा, एक भ्रंश मतलब जो नीचे की तरफ दब गया है, ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग है। ठीक है, यहाँ पे एक भ्रंश है, मतलब दबा हुआ हिस्सा है, एक ही हिस्सा था लेकिन बीच में हिस्सा दब गया। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया दोनों, ये छोटा नागपुर है और ये मेघालय है। ठीक है, दोनों एक ही हिस्सा थे लेकिन बीच में एक भ्रंश आ गया, दब गया जमीन नीचे, और फिर यहाँ नदी बहने लगी और फिर मैदानी क्षेत्र बन गया। ठीक है, तो ये आपको लगेगा ये इससे और इससे अलग है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र जो है ये बाद में बना है, ये पहले बन गए थे, छोटा नागपुर और मेघालय जो पठार है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी 3 श्रेणियां हैं, मेघालय की 3 श्रेणियां हैं, पश्चिम से पूर्व गारो, खासी और जैंतिया, इसी हिसाब से याद करना है इसको, गारो, खासी और जैंतिया। ये नाम यहाँ की जनजातियों के नाम पे पड़े हैं, इन पहाड़ियों के नाम। यहाँ पे यही जनजातियां रहती है, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जैंतिया जनजाति, इन्हीं के नाम पे पहाड़ों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट है। अब अगर दक्षिण के पठार बोले, जैसे ये आपका भारत है और ये पठारी हिस्सा है, ये वाला, सॉरी, तो इसके पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी भाग पर तटीय है, तट है, ठीक है, समुद्र के साथ लगा हुआ है सारा, ये तटीय हिस्सा है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, ये पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर है और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर है। वे सतत हैं और तथा उन्हें केवल दर्रों के से द्वारा ही, वो एकदम लगातार है। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं वो लगभग लगातार हैं, लेकिन कहीं जगह पे दर्रे हैं। ठीक है, इन दर्रों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, इन्हीं से इसको पार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये ऊपर से नीचे की तरफ दिया गया है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। ये दर्रे हैं किसके, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। जैसे उसके होते थे ना दर्रे, क्या बोलते हैं, नीति पास, जोजिला पास, जोजिला दर्रा, नीति दर्रा, ये सब दर्रे थे हिमालय के, उसी तरह पश्चिमी घाट के भी दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं इसके दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, कोई ढलान और ऐसे भी ढलान है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। पूर्वी घाट की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, उसकी तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है, महानदी के, यहाँ महानदी बहती जो है, महानदी के जो वो है घाटी से लेकर, महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी तक है, यहाँ नीलगिरी है। ठीक है, इसको पूरे को दोबारा से मैप से कर दूंगा, टेंशन मत लेना इसको, ठीक है ना। तो ये आपका भारत हो गया, ये आपका पठार हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी को मैप में बताया है। अच्छा वो देखते हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये देखो, ये महानदी है ना जी, महानदी से लेकर
महानदी से लेकर ये सब, ये जो हिस्सा है ये आपका पूर्वी घाट है, लिखा हुआ ना पूर्वी घाट, घाट पूर्वी, ठीक है, तो यहाँ तक है। और ये नीलगिरी तक आके जाती है, यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से फिर ये पश्चिमी घाट से जुड़ जाती है। तो क्वेश्चन आया था पिछले साल या पिछले साल कि कौन सी जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती हैं, ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट है ये, महानदी से लेकर, महानदी के जो घाटी है वहां से लेकर ये पूर्वी घाट के पहाड़ियां नीचे नीलगिरी तक है। महानदी की घाटी से लेकर ये जो पहाड़ी पूर्वी घाट है ये कहाँ तक है, नीचे नीलगिरी तक है, ठीक है। और ये ज्यादा ऊंची नहीं है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर तक है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है ज्यादा देखो आप ये लगा, ये आपको देखोगे ना तो ये टूट टूट के है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो है श्रेणी टूटी हुई है ज्यादातर, लेकिन पूर्वी घाट में लगातार है एकदम। ये देखो ये बीच में जो जगह है ये पाल घाट है, ठीक है, ये बीच में जो जगह है यही पाल घाट है, कहीं कहीं से जगह है इसको पाल घाट, बोर घाट, ताल घाट यहीं पे है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है, ये अनियमित है, हमने बताया कई जगह टूटा हुआ है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। तो मेन क्यों कटा है, बंगाल की जो यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कई नदियां जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, इसको काट दिए हैं इस घाटी पूर्वी घाटी को। लेकिन पश्चिमी घाटी में पर्वतीय वर्षा होती है। अब देखो पश्चिमी घाटी में कौन सी वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाटी की ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पे, तो जो भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो इससे टकराता है, ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर यही वर्षा करता है, ठीक है। पश्चिम घाटी में पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के से टकरा के जो हवा ऊपर उठती है, बादल बनता है और बारिश होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। जैसे बताया मैंने, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है, उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे पश्चिमी घाट में, तो यहाँ ऊंचाई कई पहाड़ियां हैं ज्यादा ऊंचे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से है। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ये क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी, ठीक है। सेकंड नंबर पे है डोडा बेटा, ठीक है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा कौन सा है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी, ऊपर मैप में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। पश्चिमी का क्या हुआ है? पश्चिमी का क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी हमारे मुझे अनाईमुड़ी है। हमारे अब दो दूसरी पहाड़ी है डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा भी इधर ही है। तो सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी के बाद डोडा बेटा है। उसी तरह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, इस तरफ है कहीं पे, यहाँ पे उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है, उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। फिर पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, यानी पूर्वी घाट जो इस तरह से है, इसके दक्षिण पश्चिम में शेवरॉय और जावेरी की पहाड़ियां हैं, शेवरॉय और जावेरी की पहाड़ियां हैं जो कि स्थित है। और उडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडेकनल की प्रसिद्ध पहाड़ियां भी इस मानचित्र में देख सकते हो आप। उडमंगलम, ऊटी और कोडेकनल, इतने डिटेल में नहीं पढ़ना इन पहाड़ियों को, ठीक है, उडमंगलम और सब चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्या चीज है, जो मैग्मा निकला था क्रिटी, जब ये भारत अलग टूट के निकला था, तो मैग्मा जब नीचे से निकल के ऊपर बह रहा था तो ये जम गया लावा, और इससे कौन सी मिट्टी बनी, इससे मिट्टी बनी काली मृदा, ठीक है। और जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और जिस इसके इसलिए ये शैल आग्नेय शैल हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है। जो आग्नेय शैलें बनी उनका अपर्दन हुआ और उनसे काली मृदा का निर्माण हुआ,
ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दक्कन के पठार की है वो काली मृदा है, जिससे यहाँ की कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त जगह होती है, सबसे ज्यादा यही खेती होती है कपास की। फिर अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार जो आपका था इसके पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, यहाँ स्थित है। और ये बहुत ज्यादा अपर्दित और खंडित हो गई हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, गुजरात से दिल्ली में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। लेकिन ये बहुत ज्यादा इसका अपर्दन हो गया है, तो ये कई जगह टूटी फूटी है, आपको प्रॉपर वो नहीं दिखाता। और इसके सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? लिखा नहीं हुआ इसमें, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट आबू का गुरु शिखर। माउंट आबू का गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। इसके बाद है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर आ गया मरुस्थल। अब जो अरावली पठार, अरावली के जो इस साइड में पश्चिमी किनारे पे, अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पे थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। जैसे आपको पूरा मैदान लगेगा जिसमें तरंगे चल रही होंगी। ठीक है, इस तरह से तरंगे हैं, बालू की, रेत की तरंगे हैं ये सब। ठीक है, ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है जो थार है। भारत का सबसे शुष्क जगह, सबसे गर्म और शुष्क जगह है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष सिर्फ 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। ठीक है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। गंगा के मैदान पर अगर बात करें तो वहाँ कितना वर्षा होती है? 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये इतना होता है। लेकिन यहाँ पे कितना है? 150 मिलीमीटर है वर्षा। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति जो है बहुत कम है, छोटी झाड़ियां हैं। वर्षा ऋतुओं में कुछ ही सरिताएं दिखती हैं, कभी कभी कोई कोई नदी टाइप दिख जाती है, कुछ सरिताएं, लेकिन वर्षा के बाद गायब हो जाती है, बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण कुछ नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती और बीच में ही गायब हो जाती है, जिनमें लूनी, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आप फिर मैप में फिर से एक बार नजर मारते हैं। ये देखो, ये आपका ये थार डेजर्ट है सारा। ठीक है, ये थार डेजर्ट है और यहाँ से देखो तो कोई नदी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, सब गायब हो जाती। नदी तो दिखाया नहीं है इसमें, लग रहा है एक माही नदी दिखाया और कोई नदी नहीं दिखाया। ठीक है, इस मैप में नहीं है, आएगा तो पढ़ेंगे। एक अरावली नदी होती है ना? अरे अरावली पहाड़ियाँ हैं। मतलब नदी नहीं होती एक हाँ, अरावली नदी? पहाड़, नींद में हो तुम अभी? नहीं नींद नहीं में नहीं पहाड़ हूँ। तो। बोला पहाड़ी है अरावली तो। अरे पूछ ही तो रही हूँ। ध्यान इधर रखो ना फिर। उसके बाद क्या है? बरकान, अंध्र चंद्राकार बालू का टीला, ठीक है, बरकान बोलते हैं, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। जो जो बालू के जो तरंगे होती है ना, ये कई कई आकार की होती हैं। ठीक है, बालू का जो तरंगे, बालू जो जमा हो जाएगा कहीं पे, कई आकार में जमा होती है। इन आकार के नाम पे इनका अलग अलग नाम दिया गया है। एक है बरकान, जो इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से बरकान, ये पूरा ये ऊंचाई है और ये रेत पे इस तरह से टीले बन जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से बनता है, अर्धचंद्राकार बनता है। ठीक है ना। हवा क्या करती है? हवा इधर से जाती है और इसको बालू को ऊपर उठाती है, और यहाँ टीला ऊपर बनता है, फिर बालू ऐसे नीचे की तरफ ढलान होता है इसमें। तो कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कई 100 मीटर तक फैला होता है। एक बरकान है कई 100 मीटर तक फैला होता है। ठीक है, लंबवत टीले होते हैं कुछ, लंबवत मतलब इस तरह से टीले होते हैं। ठीक है, और ये कई किलोमीटर तक भी हो सकते हैं लंबवत टीले। और ये कहाँ पे है? भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाओ तो बरकान के समूह देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है तटीय मैदान। ये आप जो हमने पढ़ा ना, बरकान और ये सब, ये आपके 11th क्लास की ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है, आप अभी समझ लो खाली कि क्या मतलब
कहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि 9th क्लास की बुक है। ठीक है, तटीय मैदान अभी हमने सारा पढ़ लिया है, तटीय मैदान रह गया, दो चीजें रह गई, तटीय मैदान और महाद्वीप सॉरी द्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण और तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का निर्माण, जैसे ये है आपका, अगर भारत का ये मैप हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये संकीर्ण तटीय मैदान है। ठीक है, यहाँ पे चौड़ा है, इस तरफ पूर्वी भाग में चौड़ा है, ये पश्चिमी भाग में थोड़ा पतला है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बगल में ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी घाट है। ठीक है, बहुत नजदीक पश्चिमी घाट है और बहुत ऊंचा है, इसलिए जो तटीय मैदान है बहुत पतला है, संकीर्ण है। यह पश्चिम सागर में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। अरब सागर और पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे जो है ये अरब सागर है, ये बंगाली खाड़ी है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट जो है, ये तट है, पश्चिमी तट जो है ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया। तो पश्चिमी तट जो हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ये किसके बीच में है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है, बिल्कुल पतला संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूर्वी तट है ये किसके बीच में है, पूर्वी घाट और बंगाली खाड़ी के बीच में, पूर्वी घाट और बंगाली खाड़ी के बीच में है, ये थोड़ा चौड़ा क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट है। तट के उत्तर में इस मैदान के 3 भाग है। पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट के 3 भाग है, पश्चिमी तट के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण बोलते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान बोलते हैं, और दक्षिण भाग को मालबार तट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको, कोकण वाला। अब बता रहा हूँ ना, जो आपका ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। ये आपका कोंकण हो गया, फिर ये आपका कन्नड़ हो गया, फिर आपका मालबार हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुंबई और गोवा है ना, गोवा, तो वहाँ पे है हाँ, कोंकण। ये उत्तर में क्या है, कोंकण, कोंकण के मैदान। कोकण। यहाँ पे ये कौन सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका कन्नड़ मैदान। और ये कौन सा है, मालाबार। ठीक है, 3 हिस्से हैं, पश्चिमी तट के 3 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको वही उत्तर से दक्षिण में पूछ लेगा। तो ये सबसे ऊपर है, ये फिर सेकंड नंबर पे है, और ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो ये पूछता है कि मालाबार तट का किस स्टेट से कनेक्शन है, तो केरला के जो आगे तट है ना उसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, और कन्नड़ तट कर्नाटक और थोड़ा सा महाराष्ट्र है, और कोंकण महाराष्ट्र और गोवा है। ठीक है, गोवा। फिर बंगाली खाड़ी के साथ एक विस्तृत मैदान, चौड़ा मैदान है, समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के नाम कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है इसको, जबकि दक्षिण में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये आपका ये वाला हिस्सा है, इसको, ये जो तट है इसको क्या किस नाम जानते हैं, इधर कोरोमंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोरोमंडल कौन सा हिस्सा है, तो ये पूर्वी घाट का दक्षिणी तट है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। उत्तरी सरकार को भी मैप में बताया। हाँ, कभी वो कभी कभी होता है। बताया। ठीक है, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार है, ये पश्चिमी तट, पूर्वी तट के हिस्से हैं। ठीक है, और जो जितनी नदियां हैं यहाँ पे, सारी मैक्सिमम नदियां यहीं से बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये यहाँ पे एक और छोटी सी नदी है, इस तरह से बहती है। यहाँ पे कई नदियां हैं छोटी मोटी, तो मेन तो ये है गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, इसके बहुत डेल्टा क्षेत्र बनते हैं यहाँ पे। ठीक है,
इस तरह से डेल्टा है इसका। इसमें पूर्वी भी दो ही है ना, पूर्वी घाट में एक उत्तरी सरकार है कोरोमंडल। हाँ, उत्तरी सरकार ये सब। और चिल्का झील जो है वो पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये बहुत महत्वपूर्ण भू लक्षण है चिल्का झील, जो आपका क्या बोलते हैं, पहले हमने कुछ टाइम पहले किसी क्लास में पढ़ा था कि कोई जब समुद्र, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे तट ऐसे है और समुद्री लहरें चलती हैं तो इसको अपर्दित करती हैं, ठीक है। इस तरह से अपर्दन करेंगे और ये हुक की तरह बन जाता है, फिर धीरे धीरे घूम जाता है और यहाँ पे झील बन जाती है। तो चिल्का झील भी इसी तरह से बनी हुई है, ठीक है। इस तट का अपर्दन हुआ और धीरे धीरे रेत यहाँ से निकालती है, रेत को यहाँ जमा कर देते हैं, यहाँ से निकालती रेत को यहाँ जमा कर देते, फिर ऐसे ऐसे होते होते ये पूरा घूम गया, ठीक है, और बंद हो गया ये चाप झील। झील पड़े थे वो, चाप झील तो नदी से बनता है ना। नदी से बनता एक है। इसी तरह की भी झील हमने पढ़ी थी, ठीक है, जब हमने अपर्दन पढ़ा था, समुद्र तटीय अपर्दन जब पढ़ा था समुद्री लहरों द्वारा, तो उसमें था ये, ठीक है। तो इस तरह से अपर्दन होता है, ये ऐसे बन जाता है। तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की लगभग बहुत बड़ी झील है। ठीक है। केरल के मालाबार तट के पास अब आएगा द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद आएगा तटीय मैदान, हो गया। अब है यहाँ से द्वीप समूह। ये देखो लिखा हुआ है, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा नदी के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील जो है खारे पानी की, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, भारत की बात कर रहे हैं। ये उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो आपका वो जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट है ना, वो यहीं पे है, चिल्का झील के पास ही है। क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद क्या कहते हैं, स्टेशन जो है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं ना टेस्ट करने के लिए, वो यहीं पे है, चिल्का झील के पास ही है। ठीक है। द्वीप समूह देखेंगे, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का, एक काम करता हूँ यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट रह गया है।